बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरअसरार किस्म की सरगर्मियां पाई जा रही हैं और अब अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी महासख्त कर दी गई है। और न सिर्फ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई बल्कि मुलाकातों पे मुकम्मल तौर पे आम मुलाकातों पर भी पाबंदी आयद की जा रही है। और जेल से मुत्तसिल जो अडयाला रोड है वहाँ पे नाके कायम कर दिए गए हैं। जेल के बाहर खारदार तारें लगा दी गई हैं और खारदार तारों की साथ साथ नफरी इजाफी तैनात कर दी गई है। अडयाला जेल से मुत्तसिल जो सड़कें हैं वहाँ पे खारदार तारों की बाकायदा तौर पर फेंसिंग लगाई जा रही है। जेल के बाहर गैर मुतल्लिका अफराद और गाड़ियों की रुकने की इजाज़त नहीं है। और साथ साथ मीडिया की सैटेलाइट गाड़ियों को भी जेल से यानी कि डीएसएनजी वैन जो होती हैं आम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, उनको भी जेल से 2 किलोमीटर फासले पर खड़ा रहने की इजाज़त है, उसके करीब जाने की इजाज़त नहीं है। बहुत ज़्यादा ये काम किया जा रहा है। और फिर ये खबर जनरेट हुई थी के जी रावलपिंडी और अडयाला जेल के गिरदो पेश में कोई गैर मुल्की दहशतगर्द पकड़े गए, अफगानी शहरी पकड़े गए। और उसके बाद जब ये आईबी की रिपोर्ट आई, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब खुली तो पता चला ये वाकया तो है जनवरी का, और जनवरी का वाकया है तो मार्च में इसको क्यों डिस्क्लोज किया जा रहा है। और जनवरी में ये बंदे पकड़े गए थे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनकी कोई शनाख्त परेड हुई, कोई मुकदमा आगे बढ़ा, उन दहशतगर्दों ने क्या मालूमात फराहम की, उस सिलसिले में ये 2-3 महीने क्या होता रहा उसके बारे में कोई इत्तला नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, मुलाकातों पर पाबंदी पहले आयद कर दी गई, फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लेकिन कल उसके फौरन बाद जब अलकादे ट्रस्ट का केस आया तो जेल के दरवाजे खोल दिए गए और मीडिया का भी इंटरेक्शन हुआ। 2 दफ़ा मीडिया के साथ इंटरेक्शन हो चुका है इमरान खान साहब का, और 2 हेयरिंग्स हो चुकी हैं। फिर वकला भी 2 दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं। और फिर गंडापुर जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनको ख़ास तौर पे पैगाम देके कहा गया कि आएँ और मुलाकात करें। तो ये सब कुछ आखिर क्या चल रहा है। और ये पहला हुक्म जो है वो होम डिपार्टमेंट की तरफ से आया, मरीम साहिबा की तरफ से आया और उन्होंने सब कुछ किया। फिर जो मज़ीद खबरें सामने आई हैं वो ये कि ज़मान पार्क में जो 2 दफ़ा ऑपरेशन किया गया उसकी जो हिमायत या उसकी मंजूरी या उसका दबाव जो है वो मरीम साहिबा और रज़ा तारड़ साहब ने डाला, और उसमें उस वक्त के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने उसको अपोज किया। ये सारी डिस्कशंस जो हैं, ये खबरें जो हैं वो आ रही हैं, और शायद इसी वजह से राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त जो है वो एडवाइज़र लग सकते थे इंटीरियर के, होम मिनिस्ट्री में आ सकते थे, पंजाब में आ सकते थे, मरकज़ में आ जा सकते थे, लेकिन वो नहीं आए और उन्होंने अपने आप को एक साइड पे रखा हुआ है। तो इसके ज़ाहिर है ये राना साहब खुद आके बताएं या बाकी लोग आके बताएं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कुछ पसे पर्दा चल ज़रूर रहा है। और अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि इमरान खान साहब को कहा गया है अली यमन गंडापुर साहब के ज़रिए कि आपको खैबर पख्तूनख्वा में भी शिफ्ट किया जा सकता है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करना है तो फिर उसका मतलब क्या होगा, वो मज़ीद और भी ख़तरनाक बात है कि अगर इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है और इतना अडयाला के इर्द गिर्द जो इंतजाम किए जा रहे हैं, तो अगर उनको खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करना है तो फिर इतने इंतजाम इधर करने की क्या ज़रूरत है। उनको किसी रेस्ट हाउस में, अगर उनकी ज़िंदगी अजीज़ है और हुकूमत वाक़तन संजीदा है उनको सिक्योरिटी देने में, तो उनको किसी रेस्ट हाउस में भी शिफ्ट किया जा सकता है और किसी महफूज और जगह पे भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है अगर वाक़तन ये खबरें दुरुस्त हैं। लेकिन इसमें जो बदनीयती और जो मशकूक सरगर्मियाँ हैं वो उस वक्त सामने आती हैं कि जब इनको कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में आपको शिफ्ट कर दें, यानी तो खुदा न खास्ता कोई मामला है तो खैबर पख्तूनख्वा में हो, वो पंजाब के इस पे मुस्लिम लीग नवाज पे इसकी जिम्मेदारी ना आए, मरकज़ पे ना आए, पंजाब हुकूमत पे ना आए। तो ये एक तरह की मामला चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। तो इसमें सिक्योरिटी फ्राहम करना खास तौर पे, और एक ऐसे वक्त में जबकि इमरान खान साहब पे 3 दफ़ा पहले कातिलाना हमला हो चुका है और अल्लाह ताला ने उनको बचाया है, तो अब ये इस तरह की खबरें आना बहुत ही ख़तरनाक है और इस पे कंसर्न शो करने चाहिए। और इसीलिए जो उनकी फैमिली है वो मुसलसल उनके फैमिली मेम्बर्स भी इस बात पे कर रहे हैं। और
बुशरा बीबी को उन्होंने रखा हुआ है बनीगाला और वो आना चाह रही हैं अडयाला, लेकिन उनको अडयाला नहीं शिफ्ट किया जा रहा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इस बारे में कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी कुछ और खबरों की तरफ, और वो है सेनेट का इलेक्शन और उसमें पैसों की भरमार। क्योंकि फैसल वाडा साहब जो हैं वो आ गए हैं मैदान में, और वो कराची से इलेक्शन लड़ेंगे सेनेट का, सिंध असम्बली से, और उन्होंने आज़ाद हैसियत में वो आ रहे हैं, आज़ाद हैसियत में वो हिस्सा लेंगे इलेक्शन में। तो जब आज़ाद हैसियत में कोई आता है तो यकीनन फिर एमपीएस को, क्योंकि अगर तो वो पार्टी के, पीपल्स पार्टी के टिकट पे आएंगे तो फिर तो उनको आज़ाद हैसियत में आने की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी खुद ही अपने एमपीएस को कह देगी कि फैसल वाडा साहब को वोट दे दें। तो इसका मतलब है कि उनकी नज़रें दीगर अराकीन पे हैं, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, बल्कि वो हो सकता है एमक्यूएम के जो एमपीएस हैं उन पे हो, और हो सकता है उन एमपीएस पे हो जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ से कामयाब हुए आज़ाद हैसियत से, उन पे उनकी नज़रें हों। तो दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब हैं, और मोहसिन नकवी साहब भी, अब फैसल वाडा साहब का ताल्लुक चूँकि वो इस्टेब्लिशमेंट के एक गैर सरकारी तर्जुमान समझे जाते हैं, और वो टीवी चैनल्स पे आके उनका पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करते हैं, और धमकियाँ शमकियाँ भी लगा देते हैं, और फलां की हुकूमत है, फलां की नहीं है। आजकल वो मरीम साहबा को भी लताड़ रहे हैं अच्छा खासा, और साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो मुख्तलिफ नौइयत के इस तरह की खबरें वो देते रहते हैं। और जब वो आते हैं तो फिर मतलब ये होता है कि वो कोई ना कोई कन्वे करने आए हैं इस्टेब्लिशमेंट के एक पोर्शन का, इस्टेब्लिशमेंट के एक पोर्शन का कुछ कन्वे करने आए हैं, तो वो कन्वे करके चले जाते हैं। फिर मोहसिन नकवी साहब हैं जी, मोहसिन नकवी साहब भी इस हिस्सा ले रहे हैं जी इलेक्शन में, और वो भी कहते हैं कि मैं आज़ाद हैसियत से, और वो पंजाब असम्बली से आ रहे हैं। पंजाब असम्बली में अगेन मुस्लिम लीग नवाज का वोट है, और पीपल्स पार्टी का है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो अगर तो मुस्लिम लीग नवाज ने मोहसिन नकवी साहब को ओन कर लिया है, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको वजीर दाखिला बना दिया है, अगर उन्होंने ओन कर लिया है तो फिर तो उनको टिकट जारी करना चाहिए था मुस्लिम लीग नवाज का। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज का टिकट नहीं, वो आज़ाद हैसियत से आ रहे हैं, जबकि इसमें कोई है नहीं, अब अचंभे वाली बात नहीं है, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है कि वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, शहबाज हुकूमत में वजीर दाखिला हैं, उनकी काबीना में हैं, तो फिर वो आज़ाद हैसियत से क्यों लड़ रहे हैं। दो ही सूरतें हो सकती हैं कि बल्कि एक ही सूरत हो सकती है, और वो ये है कि वोट खरीदे जाएंगे, और खरीद कर ये हार्स ट्रेडिंग की जाएगी, और हार्स ट्रेडिंग करके ये दोनों फैसल वाडा साहब भी और मोहसिन नकवी साहब, उनको सेनेटर्स बनवाया जाएगा। क्योंकि अगर तो ऐसा नहीं है तो फिर और तो कोई और तरीका है नहीं है। तो ये भी पैसा वैसा जो है वो चलने का इम्कान मौजूद है। दूसरी जानिब भी इमरान खान साहब ने एक और बात की है, और वो है ख़ास तौर पे जो पिछले दिनों न्यूयॉर्क में मुज़ाहरा हुआ, और मुज़ाहरा था आईएमएफ के दफ्तर के सामने, और वहाँ पे जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू है वो, और उसको कहा गया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें चूँकि आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई दोनों के बारे में भी एक वहाँ पे पोस्टर वोस्टर भी लगे, और उनको उनके खिलाफ भी वहाँ पे नज़र आई चीज़ें सामने आई, पोस्टर बैनर और नारे शारे लगाए गए। तो उस पे इमरान खान साहब ने कल जो गुफ्तगू की है अडयाला में, उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि जी एहतजाज हक है और बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने ऐसी कोई हिदायत दी, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मोटो है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ या फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ इस तरीके से कोई वहाँ पे बैरून मुल्क इस तरह की बातें करे और इस तरह के नारेबाजी करे या कोई कैंपेन लॉन्च करे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि उनका फ़ौज से किसी किस्म का कोई झगड़ा इस नौइयत का बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो इख्तलाफात हैं वो सबको पता है, लेकिन इस मामले में ये पार्टी की पॉलिसी नहीं थी जो न्यूयॉर्क में हुआ। हाँ, ये हक है कि आईएमएफ के सामने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेश किया जाना था, और वो अगर कोई करता है तो वो ठीक है, लेकिन कोई हदूद से तजावुज़ करता है तो उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी कल जो है ये बात सारी की सारी सामने आई। अब आते हैं जी आईएमएफ की जो है वो मज़ीद शराइत आ चुकी हैं, और आईएमएफ ने जो शराइत पेश की हैं उसमें
انہوں نے جی وفاق نے جو بجلی تقسیم کار کمپنیوں سے انہوں نے کہا جی اب جان چھڑوائی جائے گی، کیونکہ IMF کی طرف سے یہ کہا ہے کہ جی نجکاری کے پروگرام کو ذرا وسیع کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے، اور جو مزید جو گردشی قرضے خاص طور پہ، اور جو بجلی کے تقسیم کار کمپنیاں ہیں جو خزانے پر بوجھ ہیں اور جن کے گردشی قرضے ہی ختم نہیں ہونے کو آتے، تو ان کو بھی یہ نجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے۔ تو حکومت نے یہ بات مان لی ہے، اور حکومت اب اس کو تیز کرے گی۔ PIA کی نجکاری، PIA کا ایک تو معاملہ ہے جی، اس کے بعد 25 ادارے نجکاری کی فعال فہرست میں شامل ہیں جی۔ ہوا بازی کا شعبہ بھی اسی میں شامل ہے۔ فائنینشل اور ریل اسٹیٹ سے متعلق 4 ادارے نجکاری کے جاری پروگرام میں شامل ہیں جی۔ انڈسٹریل سیکٹر کے 2 ادارے اور توانائی شعبے کے 14 ادارے نجکاری کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کو نجکاری میں شامل کر دیا گیا ہے۔ بلو کی حویلی، بہادر، گدو، نندی پور اور پاور پلانٹس یہ بھی جو ہے نجکاری کے پروگرام کا حصہ بنا دیے گئے ہیں۔ تمام 10 سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیاں فعال نجکاری فہرست میں شامل کر دی گئی ہیں۔ ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن، فرسٹ وومن بینک بھی نجکاری کی فہرست میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان انجینئرنگ کمپنی اور سندھ انجینئرنگ لمیٹڈ کی فہرست بھی شامل کر دی گئی ہے نجکاری پلان میں۔ تو یہ سب کے سب جو ہیں یہ ہو رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے ایک لیٹسٹ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے جی، وہ آئی ہے کہ عمران خان کو صرف ملک کی فکر ہے، انتظار ہے سازشی کب بے نقاب ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ پہلی دفعہ سٹیٹمنٹ علی امین گنڈاپور صاحب کی آئی ہے۔ انہوں نے DI خان میں یہ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب سے 2 ملاقاتیں ہوئیں اور ان کو صرف ملک کی فکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سازش کے تحت ملک کے ساتھ جو کیا گیا جلد لوگوں کے سامنے آ جائے گا، اور اب انتظار ہے کہ کب یہ سازشی بے نقاب ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے، اگر ہم انتقام پر لگے رہیں گے تو اصلاح نہیں کر پائیں گے، اور ہم نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے اور اصلاح بھی کرنی ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ کہا کہ ریاست اپنے عوام کو بنیادی سہولتیں نہ دے سکے تو کیا کہا جائے۔ یہ بات پہلی دفعہ جی علی امین گنڈاپور نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد گفتگو کی ہے، اور یہ کی ہے DI خان یعنی کہ اپنے آبائی شہر میں۔ دوسری جانب زرداری صاحب نے جی جنازے میں شرکت کی ہے، اور ہمارے جو ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک کیپٹن اور ان کے ساتھ 7 جوان ٹوٹل جو ہیں افسر اور جوان جو ہیں شہید ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ رمضان المبارک میں یہ دہشت گردوں کا شکار ہوئے ہیں، دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، تو ہم شہداء کے خون کی حرمت کو جی 100 دفعہ سیلوٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے جوان، ہمارے سپاہی جو فیلڈ میں ہیں اور جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، جو دہشت گردوں سے نبرد آزما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں کامیاب کرے۔ اور اس لیے اس پہ کسی قسم کا کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف ہوتا ہے، اگر ہے تو وہ ہے جو پالیسیوں پہ پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے، جب وہ پاکستان کی سیاسی امور میں اور کسی سیاسی جماعت کو کرش کرنے میں اور کسی کو فائدہ دینے میں جب استعمال ہوتی ہے تو پھر وہ تنقید کی زد میں آتی ہے۔ تو بہرحال جی یہ تھیں اب تک کی اطلاعات اور اب تک کی خبریں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، کیونکہ پیسہ ویسا بہت چل رہا ہے جی سینٹ میں، کیونکہ اگر آزاد امیدوار آئیں گے اور وہ کہہ کر آئیں گے جی ہم آزاد امیدوار ہیں، کیونکہ سینٹ میں آزاد امیدواروں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ صوبائی اسمبلیوں نے سینٹ کے الیکشن کا کرنا ہوتا ہے، تعین کرنا ہوتا ہے، MPAs نے منتخب کرنا ہوتا ہے، تو یہ سارے کا سارا پارٹی کی پشت پناہی ہوتی ہے۔ یہ سب چیز چل رہی ہیں جی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔